वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, जीएसटी सीए इंटर का चैप्टर 2 हम लोग कर रहे थे। चैप्टर 2 का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप सबने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। क्लियर? तो पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बचे हुए सबसे पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। कुछ एक डेफिनेशंस जो हमारे पास दी हुई थी स्टडी मटेरियल में, इसके लिए फॉलो कर रही हूँ। स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय आईसीएआई। ठीक है, तो आप स्टडी मैट में देख सकते हैं, ये सारा आपको डाटा जो है वहां पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे मैन्युफैक्चर का, कि मैन्युफैक्चर क्या होता है। मैन्युफैक्चर का सिंपल मीनिंग ऑलरेडी हमें पता है, और वही चीज इसके अंदर बताई गई है कि रॉ मटेरियल और इनपुट को कन्वर्ट करना किसी भी एक नए प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ऐसा नया प्रोडक्ट जिसका नाम अलग हो, कैरेक्टर अलग हो, यूज अलग हो, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चर। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। रॉ मटेरियल और इनपुट को एक न्यू प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना, इस प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेसिंग को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, जो नया प्रोडक्ट आएगा वो नए नाम, नए कैरेक्टर और नए यूज के साथ आता है। यहाँ तक मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास है। क्या कह रहा है? टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या है? टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी गुड्स, सर्विसेज या बोथ की जो सप्लाई होती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, वो मेरे पास क्या आ जाती है? टैक्सेबल सप्लाई। ऐसी सप्लाई गुड्स सर्विसेज की या दोनों की जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है एज पर दिस एक्ट। दिस एक्ट यानी कि जीएसटी एक्ट के तहत। जीएसटी एक्ट के तहत जिस सर्विस, गुड्स या दोनों की सप्लाई पर टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी। टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब ऐसी टेरिटरी जिसके अंदर ये एक्ट अप्लाई होता है, जिसके ऊपर हमारा जीएसटी एक्ट लगता है, वो टेरिटरी क्या हो जाएगी जी? टैक्सेबल टेरिटरी। सर्विसेज का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 की वीडियो में करवा दिया था। नाउ अब हम बात करेंगे सप्लायर की, कि सप्लायर कौन है। सप्लायर वो पर्सन होता है जो कि गुड्स, सर्विसेज या बोथ क्या करता है? सप्लाई करता है। जो कि गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों चीजों की सप्लाई करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सप्लायर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, सप्लायर में एजेंट भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सप्लायर में एजेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी एजेंट अगर अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड सप्लाई कर रहा है तो उसे भी सप्लायर माना जाएगा। फिर से मेरी बात सुनिए। सप्लायर मीन्स अ पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो कि गुड्स, सर्विसेज या दोनों चीजों की सप्लाई करता है। एजेंट, एजेंट को सप्लायर कब मानेंगे? जब वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स की सप्लाई करता है या सर्विसेज की सप्लाई करता है। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग था। नाउ मेन जहां बच्चों को कंफ्यूजन पैदा होती है, दैट इज रिसिपिएंट। सप्लायर में तो सिंपल स्पष्ट भाषा में क्या आ गया? जिसने गुड, सर्विसेज या बोथ सप्लाई कर दी। एजेंट है, एजेंट ने सप्लाई की प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो एजेंट को भी सप्लायर मान लिया। लेकिन अब बात करेंगे रिसिपिएंट की। रिसिपिएंट में तीन अलग अलग केसेस दिए गए हैं। First one case is that when consideration is payable. First one case is that when consideration is payable, जहां पे कंसिडरेशन पे हो रहा है। कंसिडरेशन का मीनिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एग्जांपल्स उसके रहते थे वो भी हम देख लेंगे। जहां पे कंसिडरेशन पे हुआ है, देखिए अगर कंसिडरेशन पे हुआ है तो सिंपल सी बात है, जो भी बंदा कंसिडरेशन पे कर रहा है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो मेरे पास क्या आ जाएगा? वो मेरे पास रिसिपिएंट आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, एक्स ने वाई को गुड्स या सर्विसेज या बोथ सप्लाई की। वाई ने एक्स को कंसिडरेशन पे किया। कंसिडरेशन किसने पे किया? वाई ने। तो वाई यहां पे मेरे पास क्या है? रिसिपिएंट। क्लियर? दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखें। एक्स ने वाई को गुड सेल की, लेकिन वाई ने कंसिडरेशन पे ना करके Z पेड द कंसिडरेशन टू Y। कंसिडरेशन किसने पे किया? Z ने। तो यहाँ पे जो Z है,
he will be treated as recipient. Note y. Here z will be treated as a recipient. y को यहाँ पे recipient आपने नहीं मानना, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन अवेलेबल है. जब कंसिडरेशन अवेलेबल है तो आम भाषा में सिर्फ आपने वही चीज देखनी है कि कंसिडरेशन अगर पेबल है तो जो भी पर्सन कंसिडरेशन पे करेगा ही विल बी ट्रीटेड एज रिसिपिएंट. क्लियर? ठीक है जी. ये तो मेरे पास था फर्स्ट पॉइंट. जब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में देखिए, अगर कंसिडरेशन पे नहीं हो रहा, व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? कंसिडरेशन पेबल नहीं हो रहा तो इस केस में दो चीजें आएंगी, एक तो गुड्स और एक सर्विसेज. यहाँ पे दो चीजों की बात होगी, एक तो गुड्स की और दूसरा सर्विसेज की. सबसे पहले मैं गुड्स की बात कर लेती हूँ. अगर कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई आपने क्या की? गुड्स. अगर गुड्स सप्लाई की हैं तो आप ये देखिए कि गुड्स आपने डिलीवर किसको की, मेड अवेलेबल किसको करवाई. ठीक है. अगर जिसको डिलीवर की है या जिसको मेड अवेलेबल की है वो पर्सन अवेलेबल है तो वो पर्सन जो है वो रिसिपिएंट होगा, या फिर जिसको आपने पोजेशन दिया है गुड्स का वो रिसिपिएंट होगा. तीनों में से कोई भी पर्सन नहीं है तो जिसने गुड्स को यूज कर लिया, हु यूज द गुड्स, जिसने गुड्स को यूज कर लिया वो मेरे पास क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट हो जाएगा. ठीक है जी. चार कंडीशन है. जिसको गुड्स डिलीवर की गई, मेड अवेलेबल की गई, या जिसको पोजेशन दिया गया, या जिसने यूज की गुड्स की, ठीक है, वो मेरे पास क्या हो जाएंगे? रिसिपिएंट हो जाएंगे. क्लियर एवरीवन? ओके. मैं इसको एक चार्ट के थ्रू भी आपको समझाऊंगी. नाउ अगर कंसिडरेशन नहीं है और बात किसकी हो रही है? सर्विसेज की. कंसिडरेशन नहीं है और बात किसकी हो रही है? सर्विसेज की. सर्विसेज का सीधा साधा सा क्या है? जिसको सर्विसेज रेंडर की गई. देखिए गुड्स में हमने बहुत चीजें देखी, डिलीवर की गई हो, मेड अवेलेबल हो, या फिर पोजेशन दिया गया हो, या उसने यूज की हो गुड्स की. चार कंडीशंस थी. सर्विस के केस में ऐसी एक भी कंडीशन नहीं है. सर्विसेज में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर जिसको सर्विस रेंडर कर दी, जिसको सर्विसेज दे दी, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट हो जाएगा. देखिए रिसिपिएंट का मैंने एक चार्ट बनाया है, चार्ट आप लोग देख लें, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी. देखिए रिसिपिएंट का मीनिंग हम लोग कर रहे हैं. सबसे पहले तो कंसिडरेशन अवेलेबल है. ठीक है. कंसिडरेशन क्या है? अवेलेबल. अगर कंसिडरेशन अवेलेबल है तो वो पर्सन जिसको आपने कंसिडरेशन पे किया वो मेरे पास रिसिपिएंट हो जाएगा. कंसिडरेशन है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. जिसको कंसिडरेशन पे कर दिया वो मेरे पास क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट हो जाएगा. बट इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो आपने क्या करना है? बाइफ्रिकेट करना है कि गुड्स हैं या सर्विसेज हैं. ठीक है. तब आपको बाइफर्केशन करनी पड़ेगी कि वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं. ठीक है. तो गुड्स हैं तो आप क्या देखेंगे? जिसको गुड्स डिलीवर की गई या मेड अवेलेबल की गई, ठीक है, या जिसको पोजेशन दिया गया गुड्स का, या जिसने गुड्स यूज की है, इन सभी में से जो भी पर्सन होगा वो रिसिपिएंट माना जाएगा. बट इन केस ऑफ सर्विसेज, जिसको भी सर्विसेज रेंडर की गई, जिसको भी सर्विसेज रेंडर की गई या यू कैन से प्रोवाइड की गई, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट हो जाएगा. ये चार्ट आप लोग अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हैं ताकि आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे हम. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पर्सन की डेफिनेशन. वैसे तो देखिए पर्सन की डेफिनेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. एक बार जस्ट मैं रीड करवाऊंगी क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके होंगे. देखिए कोई भी इंडिविजुअल जो है वो पर्सन माना जाएगा. एचयूएफ पर्सन माना जाएगा. कोई भी कंपनी जो है वो पर्सन मानी जाएगी. कोई भी फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एओपी, बीओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया में आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है एओपी और बीओआई, तो भी पर्सन मानी जाएंगी. इनकॉर्पोरेटेड नहीं है कहीं भी, ना इंडिया में ना आउटसाइड इंडिया, तो भी वो मेरे पास पर्सन मानी जाएगी. क्लियर? कोई भी कॉरपोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और प्रोविंशियल एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई हो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, वो मेरे पास क्या माना जाएगा? पर्सन मानी जाएगी.
कोई भी ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो अंडर एनी लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, यानी आउटसाइड इंडिया से अगर कोई इनकॉर्पोरेटेड हुई है बॉडी कॉरपोरेट, तो वो मेरे पास पर्सन मानी जाएगी। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई हो, या अदर सोसाइटीज जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर हुई हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी पर्सन माना जाएगा। लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, ये लोग क्या माने जाएंगे? पर्सन। कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो कि ऊपर हमारे पास कवर नहीं हुआ, उसे भी हम क्या मानेंगे? पर्सन मानेंगे। ये आप लोग अपने आप से रीड आउट कर लीजिएगा डिटेल में, ठीक है। नाउ अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अलग अलग सेक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, सेक्शन 8, सेक्शन 7, शेड्यूल 1, 2, 3। सबसे पहले आज हम क्या कवर करेंगे? सेक्शन 7। सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी क्या बताता है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 क्या बताता है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये हम लोग आज कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है? ऑल, मैं आपको सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए पे लेके आई हूँ पहले, ठीक है। सेक्शन 7 बताता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। हम लोग बात करेंगे सबसेक्शन 1 क्लोज ए की। क्या कह रहा है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जितने भी फॉर्म्स हैं सप्लाई के, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एक एक देखिए। यहाँ पे सप्लाई का मीनिंग जानना क्यों जरूरी है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। जब आपको देखना हो कि किसी चीज पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, किसी चीज पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो चीज सप्लाई है या नहीं है। यानी कि अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है तो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का भैया सवाल ही नहीं आता। तो उसमें जीएसटी एप्लीकेबिलिटी का सवाल ही नहीं आता है, मेरी बात समझे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, किसकी? गुड्स की, सर्विसेज की, या बोथ की। बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर बच्चे को घर बैठे जीएसटी के अंदर परफेक्ट किया जा सके। तो मैं कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आपको डेप्थ में स्टडी करवाऊंगी जीएसटी की। लेकिन प्लीज देखिए हौसला हमारा भी बढ़ता है अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, ठीक है जी। नाउ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कोई भी फॉर्म हो सप्लाई की, चाहे गुड्स हो, सर्विसेज हो, या बोथ हो, कौन कौन सी इसमें आ जाएंगी फॉर्म्स? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। मशीन बोल रही है, बंद करो। और डिस्पोजल, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? फिर से सुनिए, जितनी भी फॉर्म्स हैं सप्लाई की, चाहे गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की या बोथ की, और कौन कौन सी फॉर्म आ गई? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ठीक है, लाइसेंस, ये सब आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मेड और एग्रीड टू बी मेड। देखिए मैं इनको अलग अलग हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हर एक का मीनिंग हमें अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। मेड और एग्रीड टू बी मेड, यानी या तो कर दी हो या आप एग्रीड हो गए हो करने के लिए। फॉर व्हाट? फॉर कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन का होना भी जरूरी है। किसने किया हो? एक पर्सन ने किया हो, ठीक है। फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा ना, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए अप्लाई हो जाएगा। कौन कौन सी चीजों का कॉम्बिनेशन? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई की, गुड्स या सर्विसेज की या बोथ की, ठीक है। सप्लाई किस तरीके से होनी चाहिए? या तो सेल हो या ट्रांसफर, रेंटल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल। वो मेड कर दिया हो या एग्रीड टू बी मेड हो, प्लस कंसिडरेशन हो, प्लस किसी पर्सन ने ट्रांसफर किया हो, प्लस इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? मैं इस सब सेक्शन के ऊपर ही बहुत टाइम लगाने वाली हूं ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये अगर क्लियर नहीं हुआ ना, तो आपको सप्लाई चैप्टर समझ में नहीं आएगा।
और सप्लाई चैप्टर समझ में नहीं आया तो पूरा जीएसटी समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा टाइम हम इस टॉपिक पे लगा के चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत होके आप बने रहना मेरे साथ, पेशेंस के साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सेल ट्रांसफर जो फॉर्म्स है ना सप्लाई की, यानी सप्लाई कितने तरीके की हो सकती है, ये देखिए। मैंने बताया था एक एक चीज का मीनिंग हम अलग अलग करेंगे। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सप्लाई की कितनी फॉर्म्स हैं। ये देखनी बहुत जरूरी है भाई। अगर सप्लाई की फॉर्म्स नहीं पता होंगी तो उसका मीनिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म देख लेते हैं। सबसे क्या है, सेल एंड ट्रांसफर। चाहे सेल हो चाहे ट्रांसफर हो। देखिए सेल का मीनिंग क्या बताया गया, सेल का मतलब सेलिंग करना किसी भी चीज की, उसका जो ऑनरशिप है, उसका जो टाइटल है प्रॉपर्टी का, वो ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फॉर अ प्राइस। फिर से सुनिए, किसी भी चीज की ऑनरशिप जब हम ट्रांसफर करते हैं, किसी भी चीज की ऑनरशिप जब हम ट्रांसफर करते हैं किसी भी कंसिडरेशन प्राइस के तौर पे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर ट्रांसफर कर देता है या एग्री हो जाता है ट्रांसफर करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। यानी कि जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि सेलर जो है अपनी गुड्स ट्रांसफर कर देगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा किसको, बायर को। क्लियर। नाउ ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर का मतलब क्या है, कन्वे करना या रिमूव करना किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। इसमें हम अपना पोजेशन और कंट्रोल ये चीज ट्रांसफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, एक्स ने अपनी गुड्स वाई को सेल कर दी, वाई ने इसके बदले में प्राइस दे दिया। देखिए प्राइस का होना यहाँ पे जरूरी है। वाई ने इसके बदले में प्राइस दे दिया। अब ओनरशिप किसकी है, यहाँ पे जो गुड्स हैं, गुड्स की ऑनरशिप वो भी वाई की है, पोजेशन भी यहाँ पे इसका हो जाएगा। तो ऑनरशिप कंट्रोल सब कुछ वाई के पास आ गया। क्लियर। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने हरियाणा के गोडाउन से अपनी गुड्स पंजाब के एक गोडाउन में ट्रांसफर कर दी। मैंने अपनी गुड्स हरियाणा के गोडाउन से पंजाब के गोडाउन में ट्रांसफर कर दी। मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रांसफर की है। पोजेशन कहाँ गया, पंजाब में गया। जो पंजाब की अथॉरिटी होगी, जो भी वहां की टीम होगी, उसके पास उसका कंट्रोल गया, उसी के पास उसका पोजेशन चला गया। लेकिन मैंने कोई प्राइस नहीं लिया, मैंने अपने ही एक गोडाउन से उठा के दूसरे गोडाउन में गुड्स भेजी हैं, सिर्फ ट्रांसफर की हैं। ओनरशिप आज भी मेरे पास है। ट्रांसफर क्या हुआ, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, लेकिन ऑनरशिप आज भी मेरे पास है। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। तो क्या ट्रांसफर पे भी जीएसटी लगेगा, जी हाँ। आप अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, मेरे लिए ट्रांसफर करते हैं, तो भी वहां पे क्या लग जाएगा जी, जीएसटी लग जाएगा। मेरी बात समझ में आई, सेल ट्रांसफर का डिफरेंस। ओके, आप चाहें तो ये एग्जांपल भी पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक शॉपकीपर है, पेन सेल किया 100 रुपए का बायर को, ठीक है। अब वो जो है शॉपकीपर से बिलोंग नहीं करता पेन। अब उसकी सारी ओनरशिप राइट जो है वो किसके पास हो गई, परचेजर के पास हो गई। तो ये ट्रांजैक्शन है किसकी, सेल की। ठीक है। अगर मैं बात करूं, कंपनी ने ट्रांसफर की गुड्स अपनी फैक्ट्री से डिपो में, अपनी फैक्ट्री से डिपो में ट्रांसफर की सेल पर्पजेज के लिए। तो ये जो ट्रांसफर है ये सेल नहीं है, सेल तो अभी डिपो से करनी है। इसे हम क्या मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे। वो सिर्फ अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रही है। ठीक है जी, क्लियर। आगे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। और कंप्लीटली, और यहाँ पे काम कीजिएगा, या तो मुझे मेल कर दीजिएगा अपने डाउट्स। मेल पर डेफिनेटली मैं आपको आंसर जरूर दूंगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कई बार नीचे चले जाते हैं तो पता नहीं चलता। आगे देखिए। आगे हम बात करेंगे बार्टर की और एक्सचेंज की। देखिए बार्टर और एक्सचेंज आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल के अंदर आपको बताऊंगी कि बार्टर और एक्सचेंज क्या है।
सबसे पहले बात करेंगे बार्टर की। बार्टर क्या होता है? एक चीज के बदले में दूसरी चीज का परचेज करना। एक सेकेंड में पानी पी लूं, आप लोग भी तब तक थोड़ा सा पानी वानी पी लो। हाँ तो गाइस स्टार्ट करते हैं। बार्टर का क्या मतलब है? बार्टर मीन्स किसी एक चीज के बदले में कोई दूसरी चीज लेना। यानी एक गुड्स और सर्विसेज के बदले में अदर कोई गुड्स और सर्विसेज लेना, वो मेरे पास क्या है? बार्टर। जैसे किसी ने अपनी बाइक के बदले में सामने वाले से स्कूटी ले ली। ठीक है, अपनी बाइक दे दी और सामने वाले से स्कूटी ले ली। दैट इज व्हाट? दैट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मनी यूज नहीं होती। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी, बार्टर क्या है? एक तरीके का एक्सचेंज है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज ली जाती हैं अदर गुड्स और सर्विसेज के बदले में। एक सर्विसेज के बदले में दूसरी सर्विस ले लिया, एक सर्विस के बदले में कोई गुड्स ले ली, या किसी गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स ले ली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मनी का यूज नहीं होता। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी, मनी यहाँ पे आपने यूज नहीं करनी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज, सिर्फ एक्सचेंज की अगर बात करें तो एक्सचेंज के अंदर क्या आता है? गुड्स और सर्विसेज तो एक्सचेंज होती हैं, लेकिन इसमें पार्टली गुड्स और पार्टली सर्विसेज भी हो सकती, पार्टली मनी भी हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली गुड्स के बदले में गुड्स हो, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज हो, या गुड्स के बदले में सर्विसेज हो। इन तीनों केसेस में तो वो बार्टर था। एक्सचेंज में क्या है कि पार्टली गुड्स और पार्टली मनी भी अगर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सचेंज बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। Where there is a barter of goods or services, same activity constitute as supply as well as consideration. जहाँ पे बार्टर है गुड्स और सर्विसेज का, तो सेम एक्टिविटी जो है सप्लाई एज वेल एज कंसिडरेशन भी हो जाएगी। ठीक है। नाउ देखिए, कोई भी एक कार है 5 लाख रुपए की, परचेज की इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार अलोंग विद मॉनेटरी कंसिडरेशन। देखिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन भी 4 लाख साथ में आया, तो इसे हम एक्सचेंज बोलेंगे, बार्टर नहीं बोलेंगे। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए, डॉक्टर ने हेयर कट करवाए किससे? बार्बर से, और उसको मेडिकल कंसल्टेंसी दे दी रिटर्न में, यानी सर्विसेज के बदले में सर्विसेज आई। तो डॉक्टर ने प्रोवाइड की मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज बार्बर को, फॉर विच कंसिडरेशन वॉज इन फॉर्म ऑफ हेयर कटिंग। यहाँ पे कंसिडरेशन एक के लिए क्या था? हेयर कटिंग। एक के लिए क्या था? मेडिकल कंसल्टेंसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं भी कोई पैसा नहीं दिया गया। द बार्बर प्रोवाइड हेयर कटिंग सर्विसेज टू द डॉक्टर फॉर विच कंसिडरेशन वॉज इन फॉर्म ऑफ मेडिकल कंसल्टेंसी। तो ये जो सर्विसेज दी गई ये बार्टर सिस्टम है। यहाँ क्या था? डॉक्टर ने हेयर कट करवा लिए, हेयर कट वाले ने मेडिकल कंसल्टेंसी ले ली, तो सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज आया। ठीक है, वो क्या हो गया? बार्टर। फिर से मैं आपको एक बार क्रक्स बता दूं, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज ओनली, एंड गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज ओनली, ये मेरे पास क्या है? बार्टर सिस्टम। बट अगर इनकी एक्सचेंज में साथ में थोड़ा सा भी मॉनेटरी कंसीडरेशन है, थोड़ा सा भी मॉनेटरी कंसीडरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो मेरे पास एक्सचेंज माना जाएगा, बार्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? ओके। नाउ थर्ड पार्ट पे हम चलेंगे, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ठीक है, 8 चीजें थी हमारे पास। क्या क्या? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। 8 चीजें हैं, 4 हमने कर ली, 4 पेंडिंग है। लाइसेंस मतलब, लाइसेंस का आप जनरल मीनिंग लेंगे तो वो क्या आता है कि जो भी परमिशन ग्रांट करती है ना अथॉरिटी, कौन सी? कंपिटेंट अथॉरिटी, जो मतलब इलिजिबल है उस परमिशन को देने के लिए। ठीक है, यानी कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी जो हमें बिजनेस ऑक्यूपेशन या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए परमिशन देती है, ताकि वो जो कि लॉफुल हो, अनलॉफुल ना हो। अदरवाइज अनलॉफुल मतलब जो कि लॉफुल बिजनेस को करने के लिए हमें परमिशन दे, ना कि अनलॉफुल को करने के लिए, वो मेरे पास क्या हो जाएगा? लाइसेंस। ठीक है, मेडिकल शॉप आप लोग ओपन करते हैं, आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। शराब का ठेका चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। तो जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी आपको ये लाइसेंस देती है बिजनेस करने के लिए, सर्विसेज करने के लिए,
वो मेरे पास क्या कहलाता है? लाइसेंस। ठीक है, आगे डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब डिस्पोजल करना, सेल, प्लेज, गिविंग अवे, यूज, कंजम्पशन, यानी इनमें से किसी भी चीज को डिस्पोज ऑफ करना हमारे पास क्या है? डिस्पोजल। रेंटल की बात करें, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, ठीक है, तो या लीज, आप लीज पे आपने कोई भी ज़मीन ले रखी है, उसका आप लीज पे कर रहे हैं लीगल एग्रीमेंट के तहत, तो वो भी मेरे पास क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कवर हो गया होगा। ठीक है, सप्लाई के मैंने 8 के 8 पार्ट आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है जी। देखिए, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, यहां तक हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट मेड और एग्रीड टू बी मेड। आई थिंक मैं पहले भी इसका मीनिंग बता चुकी हूँ, पर फिर से हम एक बार कर लेते हैं। मेड और एग्रीड टू बी मेड यानी या तो आपने वो कंसिडरेशन पे ऑफ कर दिया हो, या आप एग्री हो गए हो उस कंसिडरेशन को, ओ सॉरी, उस सेल को करने के लिए। मैं फिर से बताती हूँ, सॉरी। या तो आपने सप्लाई कर दी हो, मेड मीन्स आपने सप्लाई कर दी हो, और एग्रीड टू बी मेड मतलब आप इन फ्यूचर वो सप्लाई करने के लिए एग्रीड हो गए हो। ये होता है एग्रीड टू बी मेड। क्लियर हुआ? आठों फॉर्म में से किसी भी तरीके की सप्लाई आ जाए, प्लस आपने या तो कर दी हो या करने के लिए एग्री हो गए हो, प्लस में कंसिडरेशन अवेलेबल हो। ठीक है, प्लस में कंसिडरेशन अवेलेबल हो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब हमारे पास दो मीनिंग रह गए, फर्स्ट वन कंसिडरेशन का, सेकंड वन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी ये डेफिनेशन कवर हो जाए। क्लियर है एवरीवन? तो मिलते हैं पार्ट 3 में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको अपडेशन जो है वो टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।